गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में लेसन नंबर 8 में वीडियो का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज हम वीडियो के दूसरे भाग में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसके पहले का टॉपिक आपका एग्जाम के लिहाज से कटा हुआ है, तो आज हम जानेंगे कि लैंगिक जनन प्रणाली क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्टूडेंट हम जनन की उस विधि से परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यस्त सजीवों की भागीदारी होती है। यानी स्टूडेंट लैंगिक जनन में दो सजीव होंगे, ए और बी। जब तक दो सजीव नहीं होंगे तब तक लैंगिक जनन जो होगा वो पूरा नहीं होगा। इसमें कंडीशन होती है, लैंगिक जनन में एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा होनी चाहिए। एक नर होना चाहिए और दूसरी मादा होनी चाहिए, ये लैंगिक जनन की कंडीशन है। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी नए चूजे उत्पन्न कर सकती है। यानी ना बैल बछड़ा जन्म दे सकता है अकेले और ना ही मुर्गी चूजे उत्पन्न कर सकती है अकेले। यानी बछड़े को गाय की ज़रूरत पड़ेगी और मुर्गी को मुर्गे की ज़रूरत पड़ेगी। यानी दो सजीव होने जरूरी हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा लिंगों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नर और मादा दोनों होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। इस तरह लैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लैंगिक प्रजनन के अंदर दो जीव होने जरूरी है। एक नर होना चाहिए और मादा होनी चाहिए। क्वेश्चन है, जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? तो देखिए स्टूडेंट, एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने से डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। यानी जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं तो वहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति और कोशिका का संगठन दोनों ही बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सजीव अपने अस्तित्व को टिकाए नहीं रख सकता। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए की प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। होता क्या है कि डीएनए की प्रतिकृति जो है पूर्णतः बनती नहीं है, कभी कभी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और इन्हीं त्रुटियों के कारण सजीवों में कुछ विभिन्नता आ जाती है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नता द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती। यानी जीव की प्रत्येक जाति किसी विभिन्नता द्वारा संरक्षित यानी सुरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज के समष्टि में पाई जाने विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखती है। यानी स्पीशीज यानी जाति के समष्टि में, जाति के पूरे व्यवहार में जो विभिन्नता पाई जाएगी वो उसके व्यवहार को बनाए रखेगी। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक हो सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यानी अगर कोई लैंगिक प्रजनन है तो वहाँ पर ज़्यादा विभिन्नता हो, अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ज़्यादा विभिन्नता होगी तो सजीव अपने पर्यावरण के प्रति वह टिका रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह अपने अस्तित्व को टिका नहीं रख पाएगा। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं है, वह इतनी शुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यानी डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है माता पिता से बालकों में या एक सजीव से दूसरे सजीव में, वो एकदम यथार्थ तो नहीं है, एकदम जल्दी तो नहीं होती, लेकिन ये धीमे धीमे होती है। यदि डीएनए की प्रतिकृति क्रियाविधि कम परिसिद्ध हो तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृति कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रखती। यानी डीएनए जो है ट्रांसफ़र एक सजीव से दूसरे सजीव में पूरी शुद्धता से नहीं होता,
तो जो नया सजीव है वह अपने सजीव से बिल्कुल भिन्न होता है। और होता क्या है, कभी कभी कोशिकाएं मृत्यु प्राप्त करती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व की पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती है। यदि जब नया डीएनए बनता है तो इसमें नई विभिन्नताएं तो आती है, इसके साथ साथ उसके पूर्व के सजीवों की विभिन्नताएं भी उसके अंदर आ जाती हैं। अतः समष्टि के दो सजीवों में संग्रहित विभिन्नता का पैटर्न काफ़ी भिन्न है, यानी एक ही जाति के दो सजीवों में विभिन्नताएं होंगी, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित दृष्टि में पाई जा रही है। अतः यह सुनिश्चित है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों के विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। यानी जो विभिन्नताएं आती है वो निसंदेह हानिकारक नहीं है। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो नया सजीव होगा अपने आप में अनोखा होगा, अपने पर्यावरण के प्रति सामंजस्य रखेगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सजीव अपने अस्तित्व को टिकाए नहीं रख सकता, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। अतः लैंगिक जनन में दो जीवों में प्राप्त डीएनए समाहित होंगे, यानी कि जब दो सजीव प्रजनन करेंगे तो दोनों का ए और बी है, तो दोनों का कुछ डीएनए जो होगा सेम होगा। लेकिन जो नया सजीव होगा इसके अंदर इन दोनों सजीव, सी मान लो नया सजीव है तो इन दोनों के अंदर इसका डीएनए आ जाएगा, और सी सजीव जो होगा इन दोनों के डीएनए के अनुरूप होगा। कुछ भिन्नता ए की आएगी, कुछ भिन्नता इसके अंदर बी की आएगी। परंतु इसमें एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व की पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती है। अगर लगातार जनक के डीएनए का डबल नए पीढ़ी में जा रहा है तो नए पीढ़ी में डीएनए की मात्रा क्या होगी, दुगनी होगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना रहती है। और इस समाधान समस्या के लिए हम प्रति तरीके सोच सकते हैं। क्या तरीका है, तो देखिए हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्तकों की विशिष्टता भी क्या होती है, बढ़ती है। उपयुक्त समस्या का समाधान जीवों में इस प्रकार खोजा गया है जिसमें विशिष्ट अंग जो है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। यानी कुछ विशेष अंग होते हैं जिनमें कुछ कोशिकाओं की क्या होती है, परत होती है, जिनमें जीव के कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन युग्मक द्वारा युग्म जाइकोड बनाती है। दो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या डीएनए की मात्रा को पुनः स्थापित करती है। यानी इसमें क्या होता है, अगर संतति पीढ़ी से दो प्रकार का डीएनए आता है, जैसे ए और बी से डीएनए यहाँ से 23 यहाँ से 23 आ रहा है तो होगा 46। लेकिन क्या होता है, अगली पीढ़ी में वह अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी वापस क्या हो जाता है, वापस 23 ही आता है। यानी यह एक समाधान के रूप में हम इसे देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव विकसित होते हैं तो इसमें ऊर्जा का भंडार पर्याप्त होना चाहिए। नया जीव अगर आ रहा है तो ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय 2 जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता, अतः वे समाकृति हो, यानी एक जीव दूसरे सजीव जैसा भी दिख सकता है परंतु शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होगा। जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत गणित होती है या उसे भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। गतिशील युग्मक को नर कहेंगे और भोजन का भंडार जहाँ होगा उसे मादा कहेंगे। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन 2 प्रकार के युग्मक सृजन के लिए दोनों जरूरी है, नर और मादा। अगर एक भी कम होगा तो नया सजीव उत्पन्न नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपका थैंक यू वेरी मच।